डियर स्टूडेंट, आज हम अपना एक नया सिलेबस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आए हुए हैं और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हम सबसे पहले अपना एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी को लेते हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसे पढ़कर अदर सब्जेक्ट जो हैं वो सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से कमांड कर पाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे किसी भी कंट्री का लोकेशन अगर हमें ज्ञात होता है तो हमें करंट अफेयर्स में बेनिफिट मिलता है। हिस्ट्री के बहुत सारे पहलू हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आक्रमण हुए हैं, उनके बारे में जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है तो उसके बारे में हमें अच्छा पढ़ने में महसूस होगा। किसी भी सब्जेक्ट को हम देखेंगे पढ़ के। जैसे तो हम ज्योग्राफी को उठाएंगे तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद मैपिंग, बिना मैप के कुछ नहीं होना, मैपिंग के साथ ही हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम ज्योग्राफी में देखते हैं, अगर इतिहास को उठा लिया जाए तो इतिहास भी बना इस पृथ्वी पर ही है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज्योग्राफी जब इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास बना किस पे, पृथ्वी पे। तो हमें पहले ये ज्ञात करना होगा कि पृथ्वी बनी कैसे। पृथ्वी पर जब इतिहास बना उससे पहले पृथ्वी बनी है, तो पृथ्वी पर इतिहास रचा हुआ है, तो ये पृथ्वी बनी कैसे है। ज्योग्राफी में हम ये पढ़ेंगे पृथ्वी बनी कैसे, ये सारे ब्रह्मांड आए कहाँ से, कौन सा ग्रह कहाँ है, अंतरिक्ष में हर कॉन्टिनेंट का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कौन सा महाद्वीप कहाँ है, पूरी पृथ्वी, सारी की सारी पृथ्वी जो है उस सारी पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा हुआ है, कितने महासागरों में बांटा हुआ है। तो हम ये इसका अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, रटेंगे नहीं। इस तथ्यात्मक ढंग से हम इसे ज्योग्राफी को तथ्यात्मक ढंग से हम समझेंगे। देखते हैं कि पहले ज्योग्राफी का निर्माण हुआ कहाँ से, पृथ्वी बनी कहाँ से, ये पिंड आए कहाँ से। अंतरिक्ष में इतने सारे पिंड चमक रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये कहाँ से बनी, सूर्य कहाँ से बना, चंद्रमा कहाँ से बना, ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। हम अपना एक नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किताबों में अलग तरीके से दिया है तो हम एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए, हम ज्योग्राफी को भूगोल, हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। हम ये देखते हैं सबसे पहले कि सारे पिंड बने तो बने कहाँ से। हम देखते हैं कि एक जर्मन के बेल्जियम के खगोल पादरी थे। बेल्जियम के खगोल पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेवेंटियर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया बिग बैंग सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया बिग बैंग सिद्धांत। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या था, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया। और ये बिग बैंग सिद्धांत था क्या, इन्होंने कहा इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कराया। इन्होंने कैसे बताया इस बिग बैंग सिद्धांत को, तो हम इस बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या पढ़ेंगे जो जॉर्ज लेमेटन ने दी थी बिग बैंग सिद्धांत को। तो हम इस बिग बैंग सिद्धांत को समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ये बिग बैंग सिद्धांत किस तरीके से उन्होंने अपना डिफाइन किया है। तो बिग बैंग सिद्धांत है क्या, कैसे क्या है इसके अंदर प्रोसीजर, तो हम देखते हैं। ऐसे मान लिया कि एक बहुत बड़ा पिंड था ये। अब ये समझिए, इसे कल्पनात्मक ढंग से समझिए, इसे ऐसे मत सोचिए कि इतना छोटा पिंड है। इसमें ये सोचिए इसी में क्या है, पृथ्वी है इसी पिंड में, इसी में सूर्य भी है,
और इसी में चंद्रमा भी है, और इसी में सारे जितने भी आकाश में पिंड जो चमक रहे हैं और जो ग्रह हैं वो सारे के सारे इसी में हैं। ये पिंड इतना बड़ा है, समझ लो ये सारा कितना बड़ा पिंड होगा, ये कितना भयंकर पिंड होगा। अब ये बताइए कि एक लॉजिक लगाइए, इतना बड़ा पिंड और इसमें सभी सूर्य से दोगुने व्यास का एक तारा है, सारे से डॉग स्टार, सही है। बहुत सारे मतलब पिंड हैं जो इसी में समाहित थे, तब ये पृथ्वी नहीं थी, सब एक पिंड में बंधे हुए थे। ये ब्रह्मांड में जितने भी पिंड दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक जगह बंधे हुए थे। अब क्या हुआ कि आप सोचिए कि एक स्टूडेंट को लिटा के उसके ऊपर 10 या 15 स्टूडेंट लिटा दें, तो उस स्टूडेंट को जो सबसे नीचे लेटा हुआ है तो वो जब तक तो वजन सहता रहेगा, जब तक क्या होगा, जब तक वजन सहता रहेगा जब तक उसमें सहने की क्षमता बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर सहने की क्षमता स्टूडेंट की ख़त्म हो जाएगी तो उसके अंदर के पुर्जे फट जाएंगे और आँख और मुंह और नाक से क्या आ जाएगा, खून आ जाएगा, मतलब रिएक्शन चालू हो जाएगी। उसमें सहने की क्षमता से ज़्यादा अगर वजन पड़ जाएगा उसके ऊपर तो क्या हुआ कि इसी प्रकार इस पिंड में ऊपर वाले जो पिंड थे, ऊपर वाले अणुओं का अंदर वाले अणुओं पर क्या हुआ, वेट पड़ा। अधिक वेट होने के कारण ऊपर वाले जो पिंड थे इनका वेट पड़ा अंदर वाले पिंडों पर, तो क्या हुआ कि अंदर वाले पिंडों में क्या हुआ, एक रिएक्शन चालू हो गया। और ये रिएक्शन यहाँ पर चालू हो गया क्योंकि आप बताइए लोहा, सोना, चांदी, जितनी भी गैसें हैं सारी किस में पाई जा रही हैं, पृथ्वी पर ही तो पाई जा रही हैं। लोहा भी, तांबा भी, चांदा भी है सब पृथ्वी के अंदर। और ये पृथ्वी किसका भाग है, इसी पिंड से निकला हुआ ही तो भाग है। और पृथ्वी के अंदर आप जानते हो कि जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है। अभी माउंट एटना फटा हुआ है इटली का, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो किस तरीके से, तो कितना भयंकर लावा निकलता है, तो कितना गर्म है, अंदर क्रिया चल रही है। अंदर क्रिया क्या चल रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, नीचे के पिंडों में क्रिया चल रही है। अब क्या हुआ कि ये पिंडों पे जब वेट पड़ा तो इनमें क्या हुआ, एक क्रिया चालू हो गई, और ये क्रिया कहा गया, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन के कण क्या हुए, हीलियम में बदलना शुरू हो गए। इस क्रिया को कह दिया नाभिकीय संलयन। ये क्रिया लाखों करोड़ों वर्षों में चलते चलते क्या हुआ, इसके केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो गया। ये इसके केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और इसके केंद्र से क्रिया बढ़कर के कहाँ पे पहुँचेगी, किनारे पे। ये क्रिया कहाँ चल रही है, इस पिंड में। बढ़ते बढ़ते ये पिंड खत्म हो गया और ये क्रिया करोड़ों अरबों वर्षों की बात है, चलते चलते कहाँ पहुँची, किनारे पर। अब बीच में जो क्रिया थी ये वाली, यहाँ जो बीच का पदार्थ था यहाँ तो हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। अब ये बताइए कोई पदार्थ अधिक गर्म होकर वो किस अवस्था में आता है, गैसीय अवस्था में तथा तरल अवस्था में। तो ये बीच का भाग क्या था, करोड़ों वर्षों में ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि ठंडे होने के बाद, जैसे डालडा को ले सकते हो एग्जाम्पल में, कि डालडा को अगर गर्म करके और अगर ठंडा करने के लिए रख दिया जाए तो डालडा जो होता है, डालडा में एक दरार पड़ जाती है जिससे डालडा की परत टूट जाती है, अधिक ठंडा होने के कारण, अधिक सिकुड़ने के कारण। क्योंकि इनके अणुओं के बीच में इतना फोर्स लग जाता है कि इनके अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, बिजली के तार जो होते हैं सर्दियों में अधिक तन जाते हैं, गर्मियों में लूज हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में अणु एक दूसरे की तरफ खिंचाव अधिक करते हैं क्योंकि ठंड की वजह से। तीसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, खेत को जब हम पानी से भरते हैं तो उसकी मिट्टी आपस में बिल्कुल मलबे की तरह हो जाती है, लबलबी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि खेत जब सूखता है तो खेत में भी क्या फट जाती हैं, खेत में भी आप जाओगे दरारें फट जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी सूख जाती है और मिट्टी के अणुओं के बीच एक फोर्स लगता है, बल लगता है, और उस बल के कारण मिट्टी की परत में दरार पड़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, वो फट जाती है क्योंकि अणुओं के बीच में इतना फोर्स लगता है। सूखने के कारण ही लगता है, गीले पे तो नहीं होता है ऐसा। ऐसे ही क्या होता है इस पिंड में, इस पिंड के मध्य में ये पिंड तरल अवस्था में हुआ, अधिक गर्म होने के कारण, ये तरल अवस्था में होने के कारण क्या हुआ, फिर ये धीरे धीरे
ठंडा होना शुरू हो गया करोड़ों वर्षों में ठंडा होने के बाद इसके अणु ठोस अवस्था में आ गए और अणु और ठंडे होते होते इतने ठंडी अवस्था में आ गए कि इसके अणुओं के बीच, समझिए मेरी बात को, इसके अणुओं के बीच में क्या हुआ, एक फोर्स लगना शुरू हो गया। इसके अणुओं के बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो गया। ये अणु इधर खींचने लगे, ये अणु इधर, ये अणु इधर और ये अणु इधर। ये कितना बड़ा पिंड होगा जो अपनी अपनी तरफ खिंच रहा होगा। अब ज़्यादा तनाव पड़ा और ज़्यादा तनाव पड़ने के कारण क्या हुआ, इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसे बोला गया महाविस्फोट सिद्धांत। जिसे बोला गया महाविस्फोट सिद्धांत। क्या? महाविस्फोट सिद्धांत। ये जॉर्ज लेमेंटेन ने अपने बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताया कि सबसे पहले एक महाविस्फोट सिद्धांत को बताया। ये कहानी बताई थी जॉर्ज लेमेंटेन ने। अब जब ये विस्फोट हुआ, जब इसके अणु इधर और उधर खिंचे तो इसमें क्या हुआ, ये इधर खिंचा, ये इधर खिंचा, तो इसमें इतना खिंचाव उत्पन्न हुआ कि इसमें एक विस्फोट हुआ और इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि ये पूरा पिंड बिखर गया संपूर्ण ब्रह्मांड में। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जब पिंड बिखर गया तो इसे बोला गया महाविस्फोट सिद्धांत। और महाविस्फोट सिद्धांत का मतलब क्या है, ऐसा विस्फोट ना हुआ है और ना होगा। इसलिए विस्फोट तो हो रहे हैं, परमाणु बम का विस्फोट, हाइड्रोजन बम का विस्फोट, लेकिन ऐसा विस्फोट ना हुआ है और ना होगा, इसलिए इसे नाम दिया गया महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत इन्होंने नाम दे दिया और इन्होंने बताया कि ये पिंड टूटा। ये जब पिंड टूटा तो क्या हुआ, किस तरीके से ये पिंड सभी जगह बिखर गया। जैसे यहाँ से टूटा है, लेकिन ये बताइए ये पिंड अंदर की क्रिया, अंदर तो हो रहा है, अंदर ठोस है, लेकिन बाहर तो क्रिया चल रही है। इसके बाहरी भाग पर क्रिया चल रही है। तो ये बताइए ये टुकड़ा टूटा, यहाँ गिरा और सब टूट के गिरने लगे, ऐसे करके ये सब गिरने लगे। ये बिखर गया पूरा पिंड। क्या हुआ, ये पिंड बिखर गया इस तरीके से, ये बिखरना शुरू हो गया। ये बताइए ये हर जगह बिखरा होगा। अब मिट्टी का ढेर ले सकते हो, किसी दीवार में अगर मार दिया जाए मिट्टी के ढेर को तो वो जिस तरीके से बिखर जाता है फूट के, इसी तरीके से इस कंडीशन हो गई थी इस पिंड की और ये पिंड बिखर गया। तो इधर भी बिखरा होगा, सभी जगह बिखरा होगा। तो इसमें क्या हुआ, कुछ पिंड टूट करके और ऐसे गिर गए, सही है। और ये गिरने के बाद क्या हुआ कि ये पिंड बिखर के ऐसे गिर गई। जो पिंड यहाँ से टूट करके गिरा, जिसमें हाइड्रोजन कण क्या हो रहे हैं, हीलियम में बिखर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन कण क्या हुआ, हीलियम में बिखर रहा है। वो हाइड्रोजन कण, ये इसमें क्रिया चल रही है, हाइड्रोजन कण किस में बदल रहे हैं, हीलियम में। इसमें क्रिया चल रही है। ये कण पीछे वाले हैं तो क्या हुआ, इसका ग्रेविटी फोर्स और इसका ग्रेविटी फोर्स, ये तनाव मारेगा। जिस बिंदु पर इन दोनों का ग्रेविटी फोर्स बनेगा वहाँ एक तनाव की स्थिति बनेगी और वहाँ ये झूले की तरह झूलने लगेंगे पिंड दोनों। ये आप नॉर्थ और ईस्ट पोल को लेकर के जो हमारी मैग्नेटिक होती है, सही है, तो मैग्नेटिक से आप देख सकते हो कि किस तरीके से झूले होंगे पिंडों को। जब एस पोल को ले जाना तो आपको पता चलेगा, जब पास लेके जाओगे तो एस पोल को धक्का मार देता है, वो पास नहीं आने देता है। वो क्या करते हैं, गतिमान कर देता है, यही रोटेशन करता है फैन को, यही रोटेशन करवाता है किसी को, फैन को, पंखे को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये इस तरीके से दोनों लटके हुए हैं और ये पिंड अगर इस गति में पड़ गया विस्फोट के बाद तो ये ऐसा घूमने लगा सूर्य के चारों ओर। अगर ये वाला पिंड ऐसा मोशन में पड़ गया तो ये ऐसा घूमने लगा इसके चारों ओर। ये ऐसा मोशन में पड़ गया तो इसके चारों ओर ऐसा घूमने लगा। और ये ऐसा पड़ गया, जिस पिंड जिस गति में पड़ गया, जो पिंड जिस मोशन में पड़ गया और जिस डायरेक्शन में पड़ गया वो उसी डायरेक्शन में घूमने लगा। अब ये बताइए, ये तो सन हो गया, ये क्या हो गए, इनमें तो क्रिया नहीं चल रही है, ये अंदर वाले भाग हैं तो इनमें क्रिया चल रही है नहीं, तो इन्हें बोलते हैं, इसे जिसमें क्रिया चलती है इसे कहते हैं क्या, तारा। जिसमें क्रिया नहीं चलती है उसे कहते हैं ग्रह। अब देखिए पिंड यहाँ से टूटे होंगे बहुत सारे, तो ये बताइए ये पिंड, कुछ पिंड ऐसे होंगे जो इसके भी चक्कर लगा रहे होंगे क्योंकि इसके भी ग्रेविटी फोर्स में फंसे होंगे। कुछ पिंड क्या होंगे, इसके भी ग्रेविटी फोर्स में फंसे होंगे। जब कुछ पिंड इसके ग्रेविटी फोर्स में फंसे होंगे तो ये बताइए यहाँ पे कोई पिंड फंसा होगा, इसे कह दिया ग्रह, इसे कह दिया ग्रह। तो ये बताइए ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाएगा उपग्रह, उपग्रह।
ऐसे ऐसे समझिए। अब इनमें ना तो अपना खुद का प्रकाश है, समझ रहे हो, इनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जिसमें अपना खुद का प्रकाश है तो इसे क्या कह दिया, तारा। और तारा हमेशा किससे चमकता है, अपने प्रकाश से। अब तारा अपने प्रकाश से चमक रहा है, ग्रह अपने प्रकाश से नहीं चमक रहे क्योंकि ये अंदर का टूटा हुआ भाग है, तो इनमें क्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। ये लाखों वर्षों में ठंडे हुए हैं, बात करेंगे बाद में। ये फिर क्या हुआ, ग्रह अब एक प्रिंसिपल मान लो, एक उप प्रिंसिपल मान लो। ग्रह बड़ा और उपग्रह छोटा, जैसे प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल, समझ रहे हो। तो प्रिंसिपल के चारों ओर ही तो मतलब छोटे टीचर घूमते रहते हैं, तो इसी तरीके से इसे प्रिंसिपल मानिए और इसे उप प्रिंसिपल मानिए। तो इसमें क्या होता है, ग्रह के चारों, जैसे प्रिंसिपल होता है, सारे टीचर प्रिंसिपल के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी प्रकार इसे ग्रह कहते हैं। इसका छोटा क्या कहना आएगा, उपग्रह। जो उसे क्या कह देंगे, उपग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे क्या कह देंगे, ग्रह। और ये ग्रह का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। जब इसका चक्कर लगाएंगे और ये सूर्य का चक्कर लगाएगा तो क्या ये तो वैसे भी सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो इसे उपग्रह कह दिया। आगे क्या होता है कि ये क्रिया चलती रहती है। अब आप सोचोगे क्या एक ही बनी है, नहीं, ऐसी ना जाने इसे नाम दे दिया गया क्या, आकाश। अब इस तरीके से इसे नाम दे दिया गया आकाश गंगा। क्या नाम दिया गया, आकाश गंगा। ऐसी एक ही आकाश गंगा बनी, ये क्वेश्चन आया, नहीं। क्या पता कितनी आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पे पड़ी होगी तो यहाँ पे इस तरीके से बन गई होगी, इस तरीके से एक नई आकाश गंगा होगी। ऐसे यहाँ पे ये पिंड टूटे होंगे तो ऐसी ऐसी करके यहाँ पे भी एक आकाश गंगा बन गई होगी। यहाँ पे अगर पिंड हो गए तो यहाँ पे भी ऐसी आकाश गंगा, यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी ऐसी आकाश गंगा बन रही होगी। यहाँ पे है तो ऐसी करके यहाँ पे, अगर ये पिंड चमक रहा है तो ये तारा है तो इसके चारों ओर आकाश गंगा बन गई होगी, समझ रहे हो। इसके चारों ओर चमक रही है तो इसके चारों ओर पिंड बन रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से बन रहे होंगे, ये भी क्रिया बन रही है। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, ये बहुत सारी लगभग अंदाज में बोलते हैं, लगभग अनुमानतः कहते हैं कि 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी, 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी। ऐसे ही हमारी आकाश गंगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। हम इन आकाश गंगाओं का नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने लगभग कुछ अनुमानतः बोला है कि हमारी आकाश गंगा के पास में एक जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। तो हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपनी पृथ्वी का ही सही से अध्ययन नहीं कर पाया है, तो हम अदर ग्रहों का करेंगे क्या। अब हम इस अपनी आकाश गंगा को पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें हम अपनी आकाश गंगा को पढ़ेंगे। इसी तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी में 8 ग्रह हम इसे पढ़ेंगे। अब आप आकाश गंगा को पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे 8, जिसमें क्या पढ़ेंगे, 8 ग्रहों को पढ़ेंगे, 8 ग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, उल्का पिंड पढ़ेंगे, उल्का पिंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या, तारा। सूर्य को पढ़ेंगे, तारा इक्वल टू क्या है। तो हम इनको पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम ये बताए हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे हुआ है, अगली बार हम टॉपिक उठाएंगे कि हमारी आकाश गंगा है क्या, क्या नाम है, कैसा चक्कर लगाती है, इसका आकार क्या है, किस तरीके से ये घूर्णन कर रही है। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हमने ये देखा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। नेक्स्ट की बात अगली वीडियो में करेंगे हम।